सभी को नमस्कार, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो पाषाण काल था उसके 3 पार्ट थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मतलब पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो जो नव पाषाण काल था और ताम्र पाषाण काल, जिसको चैल्कोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है, तो वहां मानव के पास अधिशेष या सरप्लस बचना शुरू हो गया था। और वो सरप्लस या अधिशेष जो था वो गांव से बाहर गया। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नगरों का निर्माण देखने को मिलता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीकरण, वो भारत का पहला नगरीकरण या नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हम देखते हैं कि पहला स्थल कौन सा खोजा गया। पहली साइट जो खोजी गई वो कौन सी थी? वो हड़प्पा थी। और उसके बाद दूसरी साइट जो खोजी गई वो थी मोहनजोदड़ो। तो ये 2 पहले प्रमुख स्थल खोजे गए थे। आज हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक। तो हम जिन जिन बिंदुओं में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले खोज और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। फिर उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे। कालक्रम के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या एक्सटेंशन पढ़ेंगे कि कहां कहां सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे उद्भव हुआ और किन क्षेत्रों में विस्तार हुआ। फिर जो मेजर साइट है, मतलब प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख विशेषताएं, जैसे हम पढ़ेंगे कि उनका टाउन प्लानिंग जो था, नगर नियोजन जो था वो बड़ा बेहतरीन था। दूसरा, उनका सीवरेज सिस्टम जो था, जल निकास व्यवस्था थी, वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन थी। फिर उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, ये पढ़ने वाले हैं हम। फिर उसके बाद सैंधव कला, सिंधुवासियों की जो कला थी कि उन्होंने कांसे की मूर्तियां किस तरह से बनाई, उन्होंने बाट किस तरह से बनाए, उन्होंने मनके किस तरह से बनाए, कहां कहां से इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हम पढ़ेंगे। वहां हमारा टॉपिक ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? खोज के बारे में। सबसे पहले बात हम किसके बारे में करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। ये हमारा पहला बिंदु है। हमारा पहला बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। तो यहां से बातचीत हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब वापिस आते हैं हम। सबसे पहले 1826 में एक व्यक्ति हुआ करता था, चार्ल्स मेसन, जिसका मूल नाम तो जेम्स लेविस था। अब वो चार्ल्स मेसन जो था, उसने हड़प्पा के टीलों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किस तरह से? देखो, हुआ क्या कि ये जो चार्ल्स मेसन था, उस चार्ल्स मेसन को हड़प्पा के टीले से कंकाल मिलना शुरू हो गए थे। और चार्ल्स मेसन जो था, उसका ऐसा मानना था कि हड़प्पा का जो टीला है वहां कभी सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ है। सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ है। जबकि सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर, जिसे वैदिक साहित्य में वितस्ता नदी कहा है। ग्रीक राइटर जो थे उन्होंने हाइडेस्पीज नदी कहा है। तो ये जो चार्ल्स मेसन का क्या मानना था कि हड़प्पा के टीला जहां है वहां सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ। यद्यपि वो अपनी मान्यताओं में गलत था, वो सही नहीं था, क्योंकि हड़प्पा टीला कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे। और जो झेलम या वितस्ता का युद्ध जो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ, वो किस नदी किनारे हुआ? झेलम के किनारे हुआ। तो अपनी मान्यताओं में सही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अपना एक लेख लिखा, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। उसमें हड़प्पा के टीले से जो जो उसको जानकारियां मिली थी उसने उनका उल्लेख कर दिया वहां पर। पहली बार ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति 1826 में, वो कौन था? चार्ल्स मेसन था। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, कनिंघम ने 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। कनिंघम ने कितनी बार? 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। कब कब? 1853, 1856 और एक 1872 या 73। कनिंघम ने हड़प्पा के टीले की यात्रा की। अब कनिंघम ने जब इस टीले की यात्राएं की तो कनिंघम को यहां से वृषभ अंकित मोहर मिली।
और कनिंघम ने उसके बाद भी यहां पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं देख रहा था कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन पुरातत्वविद जो है वो जो मतलब हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। देखो, हो सकता है कि कनिंघम ने जानबूझ के हड़प्पा के महत्व को नहीं समझा हो, क्योंकि वो ये नहीं चाहता हो कि दुनिया ये जाने कि जब दुनिया के मानचित्र पे ब्रिटेन का नामो निशान नहीं था तो भारतीयों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर बसा दिए थे। हो सकता है उसकी ऐसी मान्यता रही हो, इसलिए उसने उन जानकारियों पर प्रकाश नहीं आने दिया, उसने वहां पर रिसर्च नहीं होने दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि 1856 में कराची से और लाहौर लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी। इन दोनों के बीच क्या बिछाई जा रही थी? रेल लाइन बिछाई जा रही थी। देखो, 1853 में बंबई से थाने पहली रेल चली थी डलहौजी के काल में। फिर 1856 में यह कार्य कहां हो रहा था? कराची और लाहौर के बीच। तो दो इंजीनियर भाई थे, एक तो जॉन ब्रंटन और दूसरा विलियम ब्रंटन। इन दोनों ने क्या किया कि हड़प्पा के जो टीला था उनकी ईंटों का उपयोग रोड़ों के बीच, रोड़े होते हैं जो पटरियों के नीचे बिछाए जाते हैं, उनके रूप में कर दिया। अब था क्या कि इन्होंने वहां स्थानीय लोगों से पूछा होगा कि यार रेल के नीचे, पटरियों के नीचे भाटे बिछाने के लिए कहां से मिलेंगे। उन्होंने कह दिया होगा कि यहाँ भाटे तो नहीं लेकिन ईंटें मिल जाएंगी। कहां पे मिलेंगी? साहब यहाँ पे एक टीला है, वहां से आपको ईंटें मिल जाएंगी। उन्होंने सोचा कि ईंटों से कौन सा, ईंटें इतनी मजबूत थोड़ी होती है जो पटरियों के नीचे काम आ जाए। लोगों ने कहा होगा कि माथे में मारे तो माथा फूट जाए, ईंट नहीं टूटे। तो फिर उसके बाद ये वहां पर गए होंगे और इन्होंने उन ईंटों का उपयोग कर लिया होगा, क्योंकि ये थोड़ी जानते थे कि इन ईंटों का कोई पुरातात्विक महत्व है, ऐसा ये नहीं जानते थे बिल्कुल भी। तो रोड़ों के रूप में इनका उपयोग हो गया। फिर 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है कलकत्ता में। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहां पर होती है? कलकत्ता में। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है कलकत्ता में। और इसके पहले सर्वेयर जो थे, पहले सर्वेक्षणकर्ता जो बने वो कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम बने। पहले सर्वेक्षणकर्ता कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम बने। इसीलिए कनिंघम को एएसआई का जनक भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसी को कहा जाता है? एएसआई का जनक तो कनिंघम को ही कहा जाता है। तब भी कोई बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं पड़ा। वैसे इसके बारे में थोड़ा सा बाद में कभी विस्तृत चर्चा कर लेंगे पुरातत्व विभाग के बारे में। बाकी यहां हम कनिंघम और पुरातत्व विभाग के बारे में नहीं, सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद 1902 में इसको बंद कर दिया गया। 1892 में इसको बंद कर दिया गया। और उसके बाद करजन के काल में 1902 में पुनः शुरू किया गया। 1902 में पुनः इसको शुरू किया गया। किसके काल में? भारत के सबसे बदनाम वायसराय जो बंगाल विभाजन के जिम्मेदार थे, करजन के काल में इसको पुनः शुरू किया गया। ठीक है। अब उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो इस पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनके एक व्यक्ति आते हैं, जॉन मार्शल। ये डायरेक्टर जनरल बनाए जाते हैं पुरातत्व महानिदेशक के। पुरातत्व महानिदेशक बनाया जाता है इनको, जो डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है। तो ये कार्य यहाँ हड़प्पा पे रिसर्च का कार्य एक व्यक्ति को सौंपते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। और राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देशन में पहला स्थल खोजा जाता है हड़प्पा। और ये कब की बात है? 1921 की। तो इस तरह से हड़प्पा की खोज होती है। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। कौन खोज करता है? दयाराम साहनी। कब खोज करता है? 1921 में। इसके अगले ही साल 1922 में जो आरडी बनर्जी हैं, मतलब राखल दास बनर्जी, वो एक और साइट की खोज कर देते हैं। वो साइट थी मोहनजोदड़ो। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक खोज की कहानी थी। अब इसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मैं आपको मैप दिखा दूं कि ये पहली साइट खोजी गई थी जो कौन सी थी? हड़प्पा थी। और उसके बाद दूसरी साइट कौन सी खोजी गई? मोहनजोदड़ो खोजी गई। तो पहले हम खोज के बारे में चीजें लिख लेते हैं, फिर इसके नामकरण पर चर्चा करते हैं। यहां से हमारी बातें शुरू हुई थी।
ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले की ओर सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसका मूल नाम लिख लेते हैं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि पूछे जाने की उम्मीद है। इसका मूल नाम जो था वो जेम्स लेविस था। जेम्स लेविस इसका मूल नाम था। और इसका जो लेख था वो लेख था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। ये इसका लेख था। ठीक है। अब उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम ने 3 बार हड़प्पा की यात्रा की। 3 बार कब? 1853, 1856 और 1872-73। 1872-73 ईस्वी में 3 बार यात्रा की। और ये जो कनिंगम था, इस कनिंगम को वृषभ अंकित मोहर मिली। वृषभ अंकित मोहर मिली। उसके बाद हमने देखा कि 2 इंजीनियर भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का उपयोग रोडों के रूप में कर दिया। ये और लिख लेते हैं। अठारह सौ छप्पन में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन बंधु भी कहा जाता है इनको, ने हड़प्पा के टीले से प्राप्त ईंटों का उपयोग रोडों के रूप में किया। ठीक है। फिर उसके बाद 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। और इसका पहला सर्वेयर जो था, विभाग है ये, है ना, इसका पहला सर्वेयर वो कौन था? कनिंगम। इसीलिए कनिंगम को कहा जाता है एएसआई का जनक या पुरातत्व विभाग का जनक। बाद में बंद कर दिया गया था। फिर कर्जन के काल में इसको पुनः शुरू किया गया था। एक विस्तृत सेशन इसी के बारे में बना देंगे। फिर उसके बाद 1921 में पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक
तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की। आगे हम प्रमुख स्थल पढ़ने वाले हैं, तो बाकी जानकारियों पर चर्चा करेंगे। हड़प्पा की खोज की, और उसके बाद 1922 ईस्वी में, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्सेज में कोई पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, आपको खुद से नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। आप एक बार यहां तक लिखें। अब मोहनजोदड़ो की खोज हो गई, फिर क्या हुआ कि मतलब औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई थी, तो 1924 में मार्शल ने इंग्लैंड में एक द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, जो वीकली एक लेख लिखा, पत्रिका थी, उसमें एक लेख लिखा और उसमें इसको नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि मार्शल का ऐसा मानना था कि अभी इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जा रहा है, बाद में जब यदि स्थल खोजे गए, बाद में और स्थल खोजे जाएं, तो इसे भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक वैसा हो नहीं पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय सभ्यता नाम दिया गया हो। बाकी मार्शल का ऐसा मानना था। तो 1924 में, 24 ईस्वी में मार्शल को सिंधु घाटी सभ्यता का पिता में भी कहा जाता है। मार्शल ने इंग्लैंड में लंदन में द इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज, साप्ताहिक था ये, है ना, वीकली न्यूज में प्रकाशित अपने लेख में इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। तो एक बार आप यहां तक लिखें, फिर यहां से आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस तरह से हुआ। अब देखिए, नामकरण के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग मतलब अवधारणाएं हैं। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारे काम की है। सबसे पहली बात तो यह सभ्यता इतिहास के किस कालखंड में आती है, तो यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। आद्य ऐतिहासिक काल इस काल में आती है, और आद्य ऐतिहासिक काल के वो काल जिसके लिखित प्रमाण तो हैं लेकिन पठनीय नहीं है, उस काल में आती है, आज तक पढ़े नहीं गए हैं। दूसरा, धातु के आधार पर सभ्यता किस में आती है, कांस्य युग में आती है। तांबा और टिन मिलाकर मानव ने क्या बनाया था,
कांसा बनाया था, इसीलिए यह सभ्यता क्या कहलाती है, कांस्य युगीन सभ्यता। ऐसा नहीं है कि विश्व में ये एकमात्र सभ्यता कांस्य युगीन रही, मिस्र और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थे वो भी कांस्य युगीन ही रहे थे। उसके अलावा जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया था, वो हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि जॉन मार्शल ने जो नाम दिया था वो नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि प्रारंभिक स्थल कहां पर खोजे गए थे, सिंधु नदी के अपवा क्रम में खोजे गए थे, इसीलिए मार्शल ने क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। ठीक है, एक पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पहला स्थल जो खोजा गया, पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया, और ये आम धारणा रही कि जहां भी हड़प्पा खोजा गया कि पहला स्थल जो खोजा गया उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, एक इतिहासकार रफीक मुगल ने क्या नाम दिया है इनको, इसको बृहत्तर भारतीय सभ्यता, क्योंकि सभ्यता का विस्तार भारत से बाहर था, इसीलिए जो रफीक मुगल है उसने क्या नाम दे दिया, बृहत्तर भारतीय सभ्यता नाम दे दिया। तो देखो, पहली बात, सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन थी, कांस्य युगीन थी। जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पहला नामकरण करने वाला व्यक्ति भी कौन था, जॉन मार्शल था। फिर पहली साइट हड़प्पा खोजी गई तो इसका नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया। और सिंधु बृहत्तर भारतीय सभ्यता नाम किसने दिया, रफीक मुगल ने दिया। ठीक है, इस सभ्यता को नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, नगरीय क्रांति। और ये नाम किसने दिया, ये नाम गॉर्डन चाइल्ड ने दिया, गॉर्डन चाइल्ड ने। मैन मैक्स हिमसेल्फ, ये गॉर्डन चाइल्ड की पुस्तक थी, उसमें क्या नाम दिया, तो नगरीय क्रांति नाम दे दिया। अब आगे देखते हैं, ये हटा देते हैं हम। देखो, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता होना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका नाम होना चाहिए। और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा लिखते भी हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब मैं आपको मैप पे ले चलता हूं एक बार, कि जब हमने ये देखा कि पहले स्थल खोजे गए, ये जो पूरा डार्क एरिया दिख रहा है ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्रम है, और प्रारंभिक स्थल यहीं पर खोजे गए। जबकि जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बाद में खोजे गए तो क्या हुआ कि बाद के स्थलों का केंद्रण हकरा घग्गर, पाकिस्तान में घग्गर को हकरा कहा जाता है, तो हकरा घग्गर मतलब सरस्वती मार्ग में, जहां घग्गर वहीं बहती है जिस पेटे में पहले कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी। अब सरस्वती नदी थी या नहीं थी, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। काजरी संस्थान, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, उसने सरस्वती नदी के वैज्ञानिक प्रमाण दिए। पूरे पश्चिमी राजस्थान में पानी खारा है, लेकिन जिस पेटे में सरस्वती नदी बहती थी वहां पानी आज भी मीठा है। उसी का प्रमाण है लाठी सीरीज, एक मीठे पानी की पट्टी जिसपे सेवण घास जमती है, तो सरस्वती नदी बहा करती थी। क्योंकि प्रारंभ में स्थल सिंधु के अपवाह क्रम में खोजे गए, बाद के स्थल सरस्वती के अपवाह क्रम में खोजे गए, इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम के हम इसको पीछे ही लिख देते हैं। इन सारे नामों से किसको जाना जाता है, इन सारे नामों से किसको जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज और सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर हमने चर्चा की। यही हमारा पहला बिंदु था। इससे आगे की चर्चा जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।